हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका कूलाम का नियम व विद्युत क्षेत्र यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही ये वीडियो है। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है यानी जो चैप्टर को जो मैं समझाऊंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा दूंगा। क्वेश्चन का मीनिंग आपको बता दूंगा इंग्लिश और हिंदी में, और उसकी डेफिनेशन को आप तो इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे हिंदी मीडियम वाले हो, दोनों को एक जैसा ही समझाना पड़ता है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। तो आप इनको समझ लेंगे आसानी से। ठीक है, आपको अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें जिससे आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कूलाम का नियम है, विद्युत क्षेत्र चैप्टर है हमारा। इसमें जो है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम जितने भी क्वेश्चन इसमें रीड करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम अकॉर्डिंग ही पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, हमने बोर्ड प्रिपरेशन 2021 के लिए हमने बोर्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनके लिए 10th और 12th दोनों के लिए ही सीरीज स्टार्ट कर दी है। आप कंटिन्यू, ठीक है, रोज़ आपको 10th या 12th दोनों का है किसी ना किसी का वीडियो, एक क्लास का 10th या 12th का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इसलिए रोज़ अपडेट रहे करिए, चैनल पे आके देख लीजिए करिए कि आपके लिए क्लास 12th या 10th जो भी स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं उनको वीडियो अपलोड डेली ही हो रहा है। ऐसा नहीं है, डेली ही हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, चाहे वो क्लास 10th की हो चाहे 12th की हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आप, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत प्रेरण। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है? वैद्युत प्रेरण। वैद्युत प्रेरण से आप क्या समझते हैं? ये आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वैद्युत प्रेरण को इंग्लिश में आप इलेक्ट्रिकल इंडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन या इलेक्ट्रिक इंडक्शन भी आप बोल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को आप कैसे रीड करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, और आप इसे कैसे समझेंगे वो आपसे बोलता है। देखो, इसकी डेफिनेशन यहाँ नीचे से लिखी है मैंने। किसी चालक में यानी किसी कंडक्टर में किसी चालक वस्तु पर किसी अन्य आवेशित वस्तु की उपस्थिति के कारण आवेश के प्रेरित होने की घटना को हम क्या कहते हैं? वैद्युत प्रेरण कहते हैं। यानी क्या कह रहा है वो कि किसी चालक वस्तु पर यानी कोई कंडक्टर है, अगर वो किसी अन्य आवेशित वस्तु की उपस्थिति के कारण यानी उसके साथ हम कोई दूसरी अन्य आवेशित का मतलब है कोई दूसरी आवेशित वस्तु को अगर रख देते हैं यानी उसको बस सामने ही रख देते हैं, उसके साथ रख दें, तो उसके कारण क्या होगा? जो चालक वस्तु है उस पर क्या होगा? आवेश प्रेरित होने लग जाएंगे। आवेश क्या हो जाएंगे? प्रेरित होने लग जाएंगे। यानी क्या बात कर रहा है वो? किसी चालक वस्तु को अगर हम किसी अन्य आवेशित वस्तु के कह सकते हैं कि साथ रख दें, या उपस्थिति मतलब दूसरी वस्तु को लाके उसके साथ हल्का सा शो करा दें, तो उसके कारण क्या होता है? जो हमारी क्या होगी, जो चालक वस्तु होगी उसमें क्या होगा? आवेश क्या होने लग जाएंगे? प्रेरित होने लग जाएंगे। यही जो हमारी घटना होगी उसको हम क्या कहेंगे? वैद्युत प्रेरण कहेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे हिंदी मीडियम वाले कि किसी चालक वस्तु पर किसी अन्य आवेशित वस्तु की उपस्थिति के कारण यानी उसकी उपस्थिति में यानी कोई दूसरी वस्तु अगर हम उसके साथ पहले चालक वस्तु के साथ ला के रख रहे हैं, तो उसको उसके साथ रखने पर ही दूसरी वस्तु जो पहले वाली वस्तु होगी उसमें क्या होगा? आवेश प्रेरित होने लग जाएगा, यानी चार्ज क्या करने लग जाएंगे? मूवमेंट करने लग जाएंगे। वही हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल इंडक्शन या वैद्युत प्रेरण कहलाएगा। पहला वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत में आप खाली यहीं पे देखेंगे Q = N ही होता है। ये आपका 1 नंबर में पूछा जाता है, ये इतना कोई खास क्वेश्चन नहीं है। आप यहाँ पे आ जाएंगे कूलाम के नियम पे। कूलाम का नियम आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट डाल लेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, यहाँ मैंने लिख दिया, देखो इसको आप इंपॉर्टेंट डाल लेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कूलाम का नियम क्या है। आप यहाँ ध्यान से देखिए कूलाम के नियम को। कूलाम का नियम क्या है? स्पष्ट करो। स्पष्ट करने का मतलब आप उसको पूरी व्याख्या करके लिखेंगे कि कूलाम का नियम होता कैसे है और इसका निगमन हम किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ आप यहाँ देखेंगे कूलाम का नियम। कूलाम के नियम अनुसार दो आवेशित वस्तुओं के बीच यानी कोई भी दो आप आवेशित वस्तु ले लेंगे। मान लो पहली आपकी Q1 है, दूसरी आपकी क्या है? Q2 है। इन पर क्या है? आकर्षण या प्रतिकर्षण, यानी इन दोनों में क्या हो सकता है? आकर्षण का बल भी काम कर सकता है या प्रतिकर्षण का बल भी क्या होगा? काम कर सकता है। तो पूरा पढ़ लेते हैं पहले हम। वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल आवेश के परिमाण होना चाहिए। परिणाम लिखा है यहाँ पे, परिमाण होना चाहिए। परिमाण बच्चे ने नोट करने में थोड़ी मिस्टेक कर दी होगी। यहाँ पे परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी के क्या होगा? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब देखो आप हिंदी मीडियम वाले इसे कैसे समझेंगे, फिर उसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बोल दूंगा जिससे दोनों को आसानी हो जाए। कूलाम के नियम अनुसार अगर आप कोई दो आवेशित वस्तु लेते हैं, इसे A मान लीजिए, इसे B मान लीजिए, दोनों पे क्या है? आवेश है। एक पे A पे Q1 है और दूसरे पे क्या होगा? Q2 आवेश होगा।
ठीक है। उस दोनों के बीच में क्या, या तो हमारा अट्रैक्शन का मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, अट्रैक्शन का फोर्स होगा, या रिपल्शन का फोर्स काम करेगा। अट्रैक्शन का बोलते हैं आकर्षण और रिपल्शन बोलते हैं प्रतिकर्षण। यानी प्रतिकर्षण में क्या होगा, एक वस्तु दूसरी वस्तु से क्या होगी, दूरी बनाए रखेगी, यानी एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, वो एक दूसरे को धकेलेंगे, यानी एक दूसरे अपने से दूर फेंकेंगे। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण बोलते हैं। वो कह रहा है कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच काम करने वाला यानी कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, आवेश के परिमाण बोले तो Q1 और Q2 का जो गुणनफल होगा, गुणनफल कैसे लिखेंगे, Q1 Q2 लिखेंगे, के समानुपाती होगा, तथा आवेश के बीच की दूरी के क्या होगा, वर्ग। दूरी कौन सी हुई, ये R जो आपने देखो यहाँ लिख रखा है R, ये इन दोनों के बीच की Q1 और Q2 के बीच की क्या हुई, दूरी हुई। उसका अगर हम वर्ग कर दें, किसके, दूरी का अगर हम क्या कर दें, वर्ग कर दें, तो उसके क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा लिख के बता देता हूँ कैसे कह रहा है। वो कह रहा है कि अगर हम क्या करें, दो आवेशित वस्तुओं को ले लेते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स काम करेगा, यानी जिसे हम F बोलेंगे, वो इन दोनों आवेशित वस्तुओं के आवेश के परिमाण, आवेश का परिमाण हमारा क्या है, Q1 और Q2 है। ठीक है, इन दोनों के गुणनफल के तो क्या हो गया, डायरेक्टली क्या हो गया, समानुपाती हो गया, यानी डायरेक्ट क्या हो गया, समानुपाती। इंग्लिश मीडियम वाले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे इसे। और अपॉन उसके दूरी के वर्ग के, दूरी कौन सी हमारी, दूरी हमने क्या ले रखी है, R ले रखी है, R के वर्ग के क्या हो गए, व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ से आप देख रहे हैं आपका यहाँ पे आ गया है F समानुपाती Q1/Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती R²। ठीक है, 1/R²। ये आपका क्या होगा, कूलाम का नियम हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, देखो आप, यदि दो वस्तुओं पर आवेश हमारा क्या होगा, यहाँ पे दो वस्तुओं पर आवेश हमारा क्या होगा, Q1 होगा, पहली वाली पे आवेश Q1 व क्या है, Q2 हैं, तो तथा उनके बीच की दूरी को हम क्या ले लें, R ले लें, तो कूलाम के नियम से क्या होगा, कि इस तरीके से Q1 Q2, आप पहले डायग्राम को समझ लें, आपको डायग्राम में समझा चुका हूँ, ये डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। तो कूलाम के नियम अनुसार पहली कंडीशन जो बोलती है, वो कह रहा है कि F समानुपाती क्या हो, Q1 Q2, यानी जो है ये आवेश के क्या हैं, परिमाण हैं, इनके क्या होगा, परिमाण को आप इंग्लिश में आप मैग्नीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, उनके क्या होगा, मल्टीपल उसके इक्वल होता है, ये समानुपाती और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और F जो है व्युत्क्रमानुपाती को आप क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R², या F व्युत्क्रमानुपाती 1/R²। आप क्या करेंगे, फिर इन दोनों को अगर एक साथ मिला देंगे, एक साथ मिलाने पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे, दोनों को जब आप एक साथ मिला देंगे तो हो जाएगा F समानुपाती Q1 Q2/R² हो जाएगा। जैसे ही आप ये प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हटाएंगे तो इसकी जगह हमारा एक क्या आ जाएगा, नियतांक आ जाएगा, जिसे हम Q क्या बोलेंगे, K बोलेंगे। ठीक है, नियतांक हमारा क्या है, K है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं। और K का मान जो आपका होता है, K का मान हम क्या ले लेते हैं, ये आपका लिखा है 1/4πε0, यहाँ पे लिखना था 1/4πε0 होता है। ठीक है, K का मान क्या होता है, 1/4πε0 होता है। अतः कूलाम के नियम अनुसार F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब K की जगह आप 1/4πε0 रख देंगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R²। ठीक है, कूलाम का नियम आपका यहाँ कंप्लीट हो चुका है। जहाँ पे आप देखेंगे ये बोल रहा है, जो आपका E0 है, ये आपका क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता को क्या देख रहा है, दर्शा रहा है। E0 जो है आपका क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे आगे से, यहाँ पे लिखा है, यदि दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम हो तो माध्यम की शीलता को E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी दोनों के बीच में क्या हो, कोई आवेश हो, दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम हो तो उसको हम माध्यम की विद्युतशीलता को किससे, E0 की जगह खाली किससे प्रदर्शित कर देंगे, E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे वैद्युतशीलता का मात्रक कूलाम के नियम से F बराबर हमारा 1/4πε0 Q1 Q2/R² होता है। तो अगर हम क्या करें, K का मान एक क्या लिखा है, F4πR² Q1/Q2, इसको हमने किसके बराबर रख लिया, 1 के बराबर रख लिया। हमने क्या करा, इनको 1 के बराबर, यानी 1 के बराबर हम इसे रख लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे ε0 का मात्रक इज इक्वल टू 1/f का मात्रक हो जाएगा। तो इज इक्वल टू
आवेश का मात्रक बट्टे दूरी का मात्रक, हमने एप्सिलॉन नॉट को इक्वल में रख के 1/f का मात्रक आवेश का मात्रक बट्टे दूरी का मात्रक हो जाएगा। ई का एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन इंटू कूलाम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है, दूरी का मात्रक आप किस में, मीटर में मेज़र करते हैं। जो उस पर लगने वाला बल है, बल को आप न्यूटन में ना मेज़र करते हैं। ठीक है, ये बल का जो मात्रक होगा आपका क्या होगा, न्यूटन होगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, न्यूटन को आप लिख लेते हैं किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आवेश का मात्रक कूलाम है, दूरी का मात्रक मीटर है। ठीक है, तो अब इसकी विमा को जब इसका मात्रक लिखेंगे किसका, एप्सिलॉन वैद्युतशीलता का, तो आप लिखेंगे सेकंड स्क्वायर पर किलोग्राम मीटर क्यूब। ऐसा क्यों करा है हमने, ये भी समझा देता हूँ यहाँ पे। देखो, जो हमारा सेकंड स्क्वायर है ये आपका अपॉन में है। ठीक है, ये रिवर्स होके कहाँ आ जाएगा, यहाँ इस तरह ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, और कीग्रा जो है, कीग्रा जो है आपका अपॉन में, अपॉन में ही रहेगा। मीटर से मीटर की जब मल्टीप्लाई होगी तो आपका क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कूलाम स्क्वायर आपका ये आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर कूलाम स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे कूलाम स्क्वायर भी आप लिख लें, सेकंड स्क्वायर डैश करके है वो कूलाम स्क्वायर अपॉन केजी माइनस केजी मीटर क्यूब। ठीक है, ये थोड़ा बच्चे ने थोड़ा लिखने में थोड़ी मिस्टेक कर रखी है, थोड़ा इसलिए दिक्कत हो रही है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की विमा आप लिखेंगे तो आपको पता होगा कि एप्सिलॉन नॉट की विमा जब आप लिखेंगे तो जो कूलाम है, कूलाम के लिए आप क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, और उसके बाद सेकंड के लिए आप टाइम की विमा टी आ जाएगी। ठीक है, उसका स्क्वायर तो ए स्क्वायर टी 4 आ जाएगा, और यहाँ पे मीटर एम जो है किलोग्राम जो मास होता है, मास को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। मीटर यानी लेंथ होगी आपकी, एल क्यूब से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका नीचे वाला एम एल क्यूब हो जाएगा। जब आप इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे अपॉन से, तो एम की पावर -1 और एल की पावर -3 हो जाएगी, और ए और टी की पावर वैसी की वैसी ही रहेगी। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, m-1 l-3 टी की पावर 4 a2। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 1 नंबर में पूछे जाने वाला टॉपिक है ये। किसी माध्यम के प्रावैद्युतांक या अपेक्षित वैद्युशीलता को परिभाषित कीजिए। तो देखोगे आप, किसी माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को, किसी माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को हम माध्यम का क्या कहते हैं, प्रावैद्युतांक कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा उसने लिखने में गलती की है, निविति लिख दिया है, निर्वात यहाँ आएगा आपका। निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को आप क्या कहते हैं, प्रावैद्युतांक या अपेक्षित वैद्युशीलता कहते हैं। ठीक है, इसे के या ई आर से क्या कर सकते हैं, हम डिनोट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है, यदि निर्वात की वैद्युशीलता ई नोट तथा माध्यम की वैद्युशीलता क्या ई हो, तो माध्यम का प्रावैद्युतांक के बराबर आपका आ जाएगा ई अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, सॉरी एप्सिलॉन नोट अपॉन ई आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, के बराबर ई अपॉन एप्सिलॉन नोट आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर निर्वात और वायु में के का मान क्या होता है, 1 होगा। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे, एक कूलाम को क्या करना है, आपने परिभाषित करना है। तो एक कूलाम वह आवेश है जो किसी चालक में 1 सेकंड में बहने पर 1 एम्पियर क्या करेगा, धारा उत्पन्न करेगा। यानी एक कूलाम हमारा वह आवेश है जो किसी चालक में, अगर हम उसे प्रवाहित जो किसी चालक में अगर 1 सेकंड तक कितने 1 एम्पियर करंट को क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर किसी चालक में 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट उत्पन्न हो रहा है तो उसका आवेश कितना होगा, 1 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे आ जाते हैं हम वैद्युत क्षेत्र को देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, वैद्युत क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, आपका यहाँ टॉपिक है। आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह सदिश राशि है जिस पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी आप अगर वैद्युत क्षेत्र पे किसी बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर ज्ञात कर रहे हैं
तो उस पर क्या होगा, उसकी भाषा आप कैसे लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हमने विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर निकालना है तो हम कह देंगे कि वह सदिश राशि होती है जिस पर अगर विद्युत क्षेत्र का परिमाण अगर हम ले लें, विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, कैपिटल ई होगा, उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धनावेश। एकांक परीक्षण धनावेश को आप हमेशा क्यू नोट से लिखेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। पे लगने वाला बल आपका क्या होगा, एफ होगा, उसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी जो ई जो होता है हमेशा क्या होगा, एफ अपॉन क्यू नोट के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि बल के भी बराबर होगा और 1 अपॉन क्यू नोट के भी बराबर होगा। तो इसलिए हम लिख लेते हैं ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट, हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है न्यूटन पर कूलाम होता है इसका मात्रक। विद्युत क्षेत्र की विमा डायरेक्ट आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, हम मेन टॉपिक पढ़ते हैं। विमा आती है, आप डायरेक्टली इसकी विमा देख सकते हैं, ML T-3 A-1 होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आगे विद्युत बल रेखाएं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1 या 2 नंबर में 100% पूछा जाता है। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं आप यहाँ पढ़ेंगे आराम से। देखो, वैद्युत बल रेखाओं को परिभाषित कीजिए तथा इसके गुणों को क्या करिए, बताइए। वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, यहाँ पे देखेंगे आप। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है, निष्कोण वक्र है, जिस पर एक स्वतंत्र धनावेश गति करता है। यानी कह रहा है कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में ये ऐसी काल्पनिक रेखाएं यानी ऐसा कर्व होता है, यानी ऐसा वक्र होता है जिस पर अगर हम किसी आवेश को रख दें तो वो क्या करेगा, बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक यानी इंडिपेंडेंटली क्या करेगा, मूव यानी फ्रीली मूव करने लग जाता है। ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं के पास अगर हम किसी आवेश को छोड़ देते हैं तो वो क्या करेगा, उस पर स्वतंत्रता पूर्वक गति करने लग जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा वैद्युत बल रेखाएं हैं उन पर कोई आवेश क्या करता है, स्वतंत्र गति करता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण हम देखेंगे। वैद्युत बल रेखाएं प्लस यानी धनावेश से निकलती हुई कहाँ जाती हैं, ऋणावेश की ओर जाती हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा फर्स्ट पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं क्या है, धनावेश से निकलती हुई ऋणावेश की ओर जाती है। यानी आप इसको समझ लेंगे, ये मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी बता रखा है कि वैद्युत बल रेखाओं की दिशा कैसी होती है, हमेशा धनावेश से किस तरफ होगी, ऋणावेश की ओर होगी। दूसरा बोल रहा है वैद्युत बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर अगर हम कोई एक लाइन डाल देंगे यानी एक रेखा डाल देंगे तो उस बिंदु पर वो हमें बता देगी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ को है। यानी अगर हम क्या करेंगे, वैद्युत बल रेखाओं के बीच में कोई एक लाइन खींच देते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है। इसका दूसरा पॉइंट हमें ये बताता है। और तीसरा वाला क्या बता रहा है, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। यानी दो वैद्युत बल रेखाएं अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होंगी तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर यानी वैद्युत क्षेत्र पर क्या हो जाएगा, एक ही पॉइंट्स पे हमारी वैद्युत क्षेत्र की दो डायरेक्शन यानी दो दिशाएं हो जाती हैं, जो कभी भी क्या होगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे वैद्युत बल रेखाएं सदैव खुले वक्र के रूप में होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा कैसे होती हैं, खुले वक्र के रूप में रहती हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर की तरफ डायग्राम में इस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निगमित कीजिए। यानी किसी बिंदु आवेश के कारण हमने क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निगमित करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख सकते हैं आराम से, ये 2 नंबर में आपका पूछा जाता है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे माना कोई धनावेश बिंदु O पर स्थित है। ये देखो, माना कोई धनावेश बिंदु O पर स्थित है तथा इसे r दूरी पर बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 को क्या कर रखा है, हमने स्थित कर रहा है। इससे r दूरी पर बिंदु P पर कोई एक धनावेश हमारा Q0 है। मैंने आपको पहले ही कहा था, कोई अगर परीक्षण आवेश आप लेंगे वो आपका क्या होगा, हमेशा Q0 होगा। जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा होगा, मैं बॉक्स बना के बता देता हूँ आपको। ये इस बॉक्स में आपको दिख रहा होगा कि प्लस Q से लेकर हमारा Q0 हमारे क्या है, दो हमारे
परीक्षण आवेश है, यहाँ जो क्यू नोट है हमारा परीक्षण आवेश है, और जो ओ पे पॉइंट पे स्थित है वो हमारा कोई धन आवेश है, ओ पर स्थित है, और परीक्षण आवेश हमारा कहाँ पे है, पी पर स्थित है, जैसा कि भाषा में लिखा है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कूलाम के नियम अनुसार। कूलाम के नियम अनुसार अगर हम बात करें तो आपको मैंने अभी बताया था कूलाम का नियम आपका क्या होता है। यहाँ देखें बॉक्स में मैं बंद कर रहा हूँ इसे, बॉक्स में हम इसे बंद करते हैं, आपको यहाँ समझ आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे F इज इक्वल टू आपका क्या है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि जो हमारा Q1 का मान है, Q1 का जो माप का मान है वो हमारा किसका है, प्लस Q के बराबर है, और जो Q2 जो दूसरा आवेश है, परीक्षण आवेश है, वो क्या है, Q0 के बराबर है। ठीक है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें निकालनी होती है तो बिंदु P पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो अभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपका सूत्र मैंने यहाँ पे बताया था आपको। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको मैंने अभी क्या बताया था पीछे, E बराबर F/Q नॉट। ठीक है, ये आपको मैंने अभी बताया था। अब हम क्या करेंगे, F की जगह जो F का मान है वो आप यहाँ से रख देंगे, ये वाला मान जो आपका F का है, ये देखेंगे यहाँ पे F का मान कौन सा है आपका, ये वाला है, तो आप इसको रख देंगे। कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रखना है आपने मान इसका। तो यहाँ पे जब आप मान रखेंगे तो F की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका F का वैल्यू क्या है, ये है। तो F का वैल्यू आप ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा Q नोट से Q नोट, आपने ये Q नोट से Q नोट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, E इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, E इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, Q नोट से Q नोट को कैंसिल करके और जितनी चीज़ें बचेंगी वही हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यानी वैद्युत क्षेत्र के सूत्र को निगमित कर देंगी। ठीक है, ये आपका क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन हमने कर दिया है। इसके बाद हम अपना टॉपिक देखो, यहाँ पे लिखा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक बिंदु आवेश से दूर की ओर तथा ऋणात्मक बिंदु आवेश की ओर होती है। यानी धनात्मक बिंदु यानी आपको अभी मैंने बताया था जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वैद्युत क्षेत्र में धन आवेश से किस तरफ, ऋण आवेश की ओर हमेशा गति करती हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। खाली हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे इसमें इस वीडियो में, उसके बाद इसको जो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अक्षीय और निरक्षीय स्थिति भी है हमारे, उनके टॉपिक को भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आपका क्या है। वैद्युत द्विध्रुव आप देखेंगे यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कह रहा है। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर यानी कोई भी दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव हमारा वह निकाय होता है जिसमें अगर हम कोई दो आवेश ले रहे हैं, जैसे मान लो एक आपने क्या ले लिया, Q ले लिया प्लस Q, और दूसरा भी आपने क्या ले लिया, माइनस Q ले लिया। ठीक है, कोई दो आवेश आपने ले लिए, वो क्या होंगे, इनके जो वैल्यू होगी वो तो क्या होगी, बराबर होगी, पर इनके अगर आप परिमाण देखेंगे, देखने में क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत। विपरीत आवेश का मतलब है एक अगर धनावेश है तो दूसरा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, यानी दूसरा कैसा होगा, ऋणात्मक। यानी एक पॉजिटिव है तो दूसरा आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। विपरीत आवेश का मतलब यही होता है। ठीक है, और कुछ इसका मतलब नहीं है। तो वो कह रहा है कि अगर हमारा एक आवेश धन है यानी और एक क्या है, ऋण है, तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, R होगी। इनके बीच के अल्प दूरी को, सॉरी 2 मिनट रुकेंगे, इनके बीच की अगर आप अल्प दूरी लेंगे तो उसको आप अल्प दूरी का मतलब आपके यहाँ से देखेंगे, इसको आप प्लस Q ले लीजिए, इसको आप क्या लीजिए, माइनस Q लीजिए। इनके बीच की जो दूरी पॉइंट आप यहाँ ले लेंगे, एक पॉइंट को O मान लीजिए, इनसे इसकी भी दूरी भी आप L लेंगे और यहाँ से इसकी दूरी भी आप L ले लेंगे। ये आपकी जो अल्प दूरी का मतलब होता है, ये आप अल्प दूरी, अब इनको दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपका ये पूरा क्या बन जाएगा, 2L बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्थित होते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव जहाँ पे आप डायग्राम में आ जाती है, मैं आपको डायग्राम में समझा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे, ये देखेंगे, ये डायग्राम है आपका बना हुआ, यहाँ से आपको पता चल रहा है। देखो आपका जो एक आवेश है आपका ये प्लस Q ये है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन डार्क कर लेते हैं। एक प्लस Q आवेश आपका ये है, माइनस Q आवेश आपका ये है। ये एक दोनों एक दूसरे से कितने, ये देखो 2A जो है इनकी क्या है, अल्प दूरी है, इस पे क्या है, ये स्थित है। ठीक है, आ जाते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव पे। कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव में स्थित किसी एक आवेश को, यहाँ देखेंगे आप, कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव में स्थित किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को,
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कह रहा है जो हमने द्विध्रुव में आवेश लिए हैं और उनके बीच की जो अल्प दूरी हमने ली है, अगर हम उन दोनों की गुणा कर दें, यानी उन दोनों का क्या कर दें, गुणा कर दें, तो हमें क्या मिल जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिल जाता है। जैसा कि आपको इस बॉक्स में मैं दिखा रहा हूँ, ये इस तरीके से ये हमारा क्या होगा, ये हमारा द्विध्रुव आघूर्ण होता है और ये हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव हो जाएगा, Q/2A। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव में मैंने आपको यही बताया है कि आवेश तो क्या होंगे, बराबर होंगे, पर उनके जो निशान होंगे यानी वो आपस ऐसे कैसे होंगे, बराबर होंगे, पर निशान उनके क्या होंगे, विपरीत होंगे। वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, पर वैसे परिमाण में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और वो दोनों एक दूसरे अल्प दूरी पर होंगे। तो आप उसको L या A कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई वो ज़रूरी नहीं है कि आप A ही लीजिए या L ही लीजिए, आप A या L कुछ भी ले सकते हैं, पर R आप नहीं लेंगे। R जो हम पूरी डिस्टेंस यानी दूरी को पूरा नापते हैं, अल्प दूरी R नहीं होगा हमारा, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यह आपका क्या हुआ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो में हम आज इतना ही पढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक को क्लियर करेंगे। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।